नमस्कार मित्रों, सुंदरम यूट्यूब क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कमेंट में स्टूडेंट्स लिख रहे हैं कि सर हिंदी की वीडियो बनाओ, हिंदी की वीडियो बनाओ। तो इसलिए मैंने आज एक हिंदी का प्रकरण लिया है जिस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही भ्रांतियों वाला प्रकरण है जिसमें हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि बालक की भ्रांतियां दूर हो जाएं। तो देखें टॉपिक कौन सा है। यदि मैं प्रकरण की बात करूं तो प्रकरण का नाम है संधि। सर्वप्रथम हमें पता हो कि संधि क्या है। तो आपने पढ़ रखा होगा कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। फेमस परिभाषा है, सभी को पता रहता है, लेकिन हम कुछ अलग पढ़ने वाले हैं। क्या इस चैनल पर आपको कुछ अलग मिले, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। तो यहां देखो संधि क्या है। आप खुद परिभाषा निकालोगे कि संधि क्या है। जैसे कि मैं एक उदाहरण ले लूं, हिम धन आलय। बहुत ही सरल उदाहरण है, सभी को पता है कि जोड़कर हिमालय बनता है, लेकिन बनता कैसे है। तो जो शब्द है, पहला शब्द हिम और दूसरा शब्द है आलय। क्या मैं इस प्रथम शब्द को प्रथम पद कह दूं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो दूसरा लिखा है उसे अंतिम पद या द्वितीय पद कह सकता हूं। अब बात की जाए इस प्रथम पद की। इस प्रथम पद में से संधि के लिए लिया क्या है। जैसे लिखा है ही म, और म में क्या है अ। तो प्रथम पद में से क्या लिया है अ, और अंतिम पद में से क्या लिया है आ। अब ये दोनों है क्या, तो दोनों प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा को ढंग से समझें। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, दोनों के मेल से जो परिवर्तन आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। फिर भी हम सोचें कि यह परिभाषा थोड़ी सी कठिन है, तो कठिन नहीं है परिभाषा। इस तरीके से याद कर लेना, जो अपना पहला हाथ है वह है प्रथम पद और दूसरा हाथ है वह है अंतिम पद, और उंगलियों को माने वर्ण। तो मैं कहूं प्रथम पद का अंतिम वर्ण, इधर से अगर गिनूं तो सबसे अंतिम क्या है ये, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, दोनों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। अब मैं पूछूं संधि क्या है, तो ये है संधि। ऐसे ध्यान रखोगे, ये है संधि। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, दोनों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। फिर इसी में और आगे बात करें कि संधि की शर्तें क्या है, कब संधि हो सकती है, संधि के लिए किन किन चीजों का होना अनिवार्य है। अगर बात करें इसकी, तो इसमें सबसे पहले आता है कि संधि के लिए कम से कम दो शब्द होने चाहिए, क्योंकि संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है जोड़, और जोड़ने के लिए कम से कम दो टुकड़े होने चाहिए। तो संधि के लिए कम से कम कितने शब्द होने चाहिए? दो शब्द होने चाहिए। और दूसरी बात कहूं तो दोनों ही शब्द सार्थक तथा तत्सम होने चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि संधि के लिए तत्सम शब्दों का होना अनिवार्य है। संधि हमेशा तत्सम शब्दों में होती है। कैसे पता चले हमें कि संधि हमेशा तत्सम शब्दों में होती है? तो इसके लिए एक उदाहरण लिया, जैसे मैंने लिखा घोड़ा
धन सवार, और जोड़कर बन जाता है घुड़ सवार। जब जोड़कर बना घुड़सवार, तो क्या घुड़सवार में संधि है? अगर संधि है तो कौन सी संधि है? इसमें कोई भी संधि नहीं है। कारण क्या है? कारण है क्योंकि यह तत्सम शब्द नहीं है। संधि के लिए तत्सम शब्दों का होना अनिवार्य है। अगर बात करूं तो दो शब्द हैं और दोनों ही सार्थक शब्द हैं, लेकिन शब्द कैसे नहीं है? तत्सम नहीं है। जब तक शब्द तत्सम नहीं होंगे तब तक संधि नहीं होगी। अगर और उदाहरण लें इसी में, तो जैसे मैंने लिख दिया बबलू धन उदय, तो दीर्घ संधि में नियम पढ़ते हो, उ या उ के बाद उ या उ आए तो दोनों को जोड़कर बड़ा उ हो जाता है। तो क्या जोड़कर बबलू दय बनना चाहिए? तो नहीं बनेगा। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि शब्द कैसा नहीं है? सार्थक नहीं है तथा तत्सम नहीं है। अगर इसी क्रम में और आगे बात करें तो संधि के लिए वर्णों के मध्य में निकटता का होना आवश्यक है। अब जैसे ही शब्द आया निकटता, और निकटता क्या है तो इसके संबंध में समझें तो यहां निकटता से आशय है। जैसे कि ये पेन है और ये इसका केप है, इसको मैंने जोड़ा है तो ये इसमें क्यों जुड़ गया? क्योंकि ये इसके साइज का है। यहां भी बिल्कुल इसी तरह से है। जब तक संधि के लिए कोई नियम नहीं बनेगा तब तक शब्दों का जुड़ना असंभव है। जैसे मैंने लिखा राम धन रतन, अगर जोड़ोगे तो बनेगा राम रतन, और कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक संधि नहीं होगी, क्योंकि संधि की परिभाषा हमने पढ़ रखी है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, दोनों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। संधि प्रकरण को समझते हुए इसी में और आगे पढ़ें तो संधि के प्रकार। जब बात करें संधि के प्रकार की तो सभी को पता है सामान्यतः संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो तीनों को एक बार समझें, हमें परिभाषा नहीं रटनी, तीनों के बारे में हमें समझना है, अपने आप परिभाषाएं निकालेंगे। तो इसमें समझें स्वर संधि, और स्वर संधि की बात करें तो इसमें समझोगे, पहले हमने संधि की परिभाषा पढ़ रखी है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, दोनों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। अगर इसी क्रम में बात की जाए तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी स्वर हो तो स्वर संधि होती है। चाहे फिर वो दीर्घ संधि हो, चाहे गुण हो, चाहे यण हो, चाहे वृद्धि हो, चाहे अयादि हो, कोई सी भी संधि हो, लेकिन यदि स्वर के बाद स्वर आएगा तो होगी स्वर संधि। जैसे कि उदाहरण से समझे, जैसे मैंने लिखा मधु धन अरि, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? उ, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या है? अ। जब स्वर के बाद स्वर आए तो संधि कौन सी होगी? स्वर संधि। अगर मैं बात करूं, उदाहरण लिया मैंने दीर्घ धन आयु, तो यहां भी बात की जाए तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? अ, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या है? अ। यदि स्वर के बाद स्वर आए तो स्वर संधि ही होगी। अगर आगे बात करूं मैं व्यंजन संधि की, कि व्यंजन संधि क्या है, तो व्यंजन संधि के बारे में समझेंगे। यदि स्वर या व्यंजन या स्वर, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो
और अंतिम पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो संधि होगी व्यंजन संधि। और यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण स्वर हो तब भी संधि होगी व्यंजन संधि। और यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी व्यंजन हो तो संधि होगी व्यंजन संधि। अर्थात कहा जा सकता है व्यंजन संधि की 3 स्थितियां होती हैं, प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर और अंतिम पद का प्रथम वर्ण व्यंजन, अंतिम पद का प्रथम वर्ण व्यंजन और अंतिम पद का प्रथम वर्ण स्वर, या फिर व्यंजन के बाद व्यंजन हो तब भी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। अगर इसी बात को उदाहरण से समझे तो मैंने एक उदाहरण लिया, जगत धन ईश। तो अगर परिभाषा से बात करें कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, तो यहां देखा जाए प्रथम पद का अंतिम वर्ण त और त पर हलंत, तो त क्या हुआ? व्यंजन। और अंतिम पद का प्रथम वर्ण ई, और ई क्या है? स्वर है। और हमने पढ़ रखा है यदि स्वर के बाद व्यंजन आएगा तो संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। दूसरा इसी में समझे, जैसे मैंने लिखा वाक धन ईस, जैसे उदाहरण में लिख रखा है वाक धन ईस, तो क हलंत है, व्यंजन हुआ और उसके बाद में ई स्वर है। यदि व्यंजन के बाद स्वर आएगा तब भी व्यंजन संधि होगी। और इसी में दूसरा उदाहरण समझे, तो जैसे मैंने लिखा वाक धन जाल, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? व्यंजन। और अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी क्या है? व्यंजन। तो ये दूसरी स्थिति को बताता है, यदि व्यंजन के बाद व्यंजन आए तब भी व्यंजन संधि ही होगी। इसी क्रम में जैसे मैंने लिखा परि धन कार, मैं बात करूं प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? तो ई, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या है? क। तो ई क्या है? स्वर, और क क्या है? व्यंजन। यदि स्वर के बाद व्यंजन आएगा तब भी व्यंजन संधि ही होगी। तो तीनों स्थितियों को, व्यंजन संधि की तीनों स्थितियों को हमने भली बात ही समझा है। आशा करता हूं कि यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं विसर्ग संधि की, तो विसर्ग संधि को समझो। संधि की परिभाषा तो हमने पढ़ रखी है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण दोनों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और उसके बाद चाहे स्वर आए और चाहे व्यंजन आए तो संधि होगी विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद चाहे स्वर आ जाए चाहे व्यंजन आ जाए, संधि रहेगी विसर्ग संधि। अब इनमें से वारी वारी से एक एक करके हम चर्चा करेंगे। पहले स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि और उसके बाद विसर्ग संधि। संधि के प्रकारों को पढ़ते हुए सबसे पहले हमें पढ़नी है स्वर संधि। और स्वर संधि में समझोगे दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि में अगर इसके नियम की बात की जाए तो आ या आ के बाद, ए या ई के बाद और ओ या ऊ के बाद यदि समान स्वर आए तो दीर्घ आदेश होता है। तो यहां कह रहा है कि समान स्वर आए, तो समान स्वर कौन से? आ या आ के बाद में आ या आए, ए या ई के बाद में ए या ई आए, और ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ आए। तो दीर्घ आदेश होता है, जैसा कि संधि का नाम है कि दीर्घ आदेश होता है। तो दीर्घ का मतलब है बड़ा। अब इनमें से बड़ा क्या है? बड़ा। तो इन आ या आ के बाद आ या आ आएगा तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? बड़ा। अगर ई या ई के बाद ई या ई आए तो दोनों को जोड़कर क्या बन जाएगा? बड़ी। अगर ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ आए तो दोनों को जोड़कर क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। और संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। अगर इसको उदाहरण से समझें तो उदाहरणों को समझें। अगर दीर्घ संधि में उदाहरणों की बात की जाए तो मैं कहूं, जैसे एक उदाहरण लिया, पुस्तक धन अध्यक्ष,
तो उदाहरण लिया है पुस्तक धन अध्यक्ष। तो संधि की परिभाषा हमने पढ़ रखी है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, दोनों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। अब उसी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? अ, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या है? अ। यदि अ या आ के बाद में अ या आ जाए तो दोनों को जोड़कर क्या बन जाता है? बड़ा आ बन जाता है। ऐसा हमने इस नियम में पढ़ रखा है। अ या आ के बाद अ या आ आए तो दोनों को जोड़कर क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। अब मैं कहूं इधर क्या बच जाए, तो अगर इसमें से अ निकल गया तो इधर बचा पुस त और क पर आ जाएगा हलंत, क्योंकि उसमें से स्वर निकल चुका है। मैं कहूं इसके बाद में क्या बचेगा, तो इधर बचेगा ध्यक्ष। अब अगर इसे जोड़कर लिखा जाए तो हलंत वर्ण के बाद में कोई स्वर वर्ण आता है तो स्वर को हलंत वर्ण के साथ जोड़कर लिख दिया जाता है। अगर इसको जोड़कर लिखूं तो पुस्तका ध्यक्ष। इस प्रकार से संधि को किया जाएगा। जैसे मैंने एक और उदाहरण लिया, तो उदाहरण लिखा कपि धन ईश। उदाहरण लिखा मैंने कपि धन ईश। बिल्कुल उसी तरीके से समझेंगे। प्रथम पद का अंतिम वर्ण इसमें क्या है? ई, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या है? बड़ी ई या ई के बाद में अगर ई या ई आ जाए तो दोनों को जोड़कर क्या बन जाएगा? बड़ी ई बन जाएगा। मैं कहूं इधर क्या बच जाएगा, तो क और प पर हलंत। मैं कहूं उधर क्या बच जाएगा, तो स। अगर इसे जोड़कर लिखा जाए तो प हलंत वर्ण है जिसके साथ स्वर को जोड़कर लिखा जाएगा। अगर इसे जोड़कर लिखा जाए तो शब्द बन जाएगा कपीस। अगर इसी क्रम में एक उदाहरण ऊ का और लूं तो ऊ का उदाहरण मैंने लिया लघु धन ऊर्मी। उदाहरण लिया है लघु धन ऊर्मी। ऊर्मी का मतलब होता है लहरें। तो यहां समझे लघु, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? उ, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या है? उ। अगर उ या उ के बाद उ या उ आए तो दोनों को जोड़कर क्या बन जाता है? बड़ा उ। तो बिल्कुल ऐसा ही हमें करना है, दोनों को जोड़ दिया और क्या बन गया? बड़ा उ। मैं कहूं इधर क्या बच जाएगा, तो ल और घ पर लगेगा हलंत। मैं कहूं इसके बाद में क्या बचेगा, तो यहां बचेगा ये। अगर इसे जोड़कर लिखा जाए तो क्या बनेगा? लघुर्मी। संधि करना तो हमने सीख लिया। अब बात आती है कि विच्छेद कैसे करें। तो संधि में अगर हमें कोई कठिन कार्य लगता है तो वो लगता है विच्छेद करना। तो देखो विच्छेद कैसे किया जाए। तो सर्वप्रथम दीर्घ संधि के उदाहरणों में हमें पता हो कि उसमें बन क्या रहा है, अगर इतनी पहचान हमें हो गई उसके बाद आसानी से विच्छेद को किया जा सकता है। जैसे मैंने उदाहरण लिख रखा है धर्मा धर्म। तो इस उदाहरण में अगर पहचान की जाए कि इसमें कौन सी मात्रा बन रही है, आ, ई या उ, तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें मात्रा बन रही है आ की। जब आ बन रहा है तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था आ या आ के बाद में अगर आ या आ आएगा तो दोनों को जोड़कर बड़ा आ बन जाता है। जब यहां बड़ा आ बन रहा है तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहे तो आ रहा होगा या फिर आ रहा होगा। और ये बात भी हमें पता चली कि अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी आ या आ रहा होगा। जब इतना हमें पता है, अगर मैंने यहां से आ को निकाल लिया, जब आ को निकाल लिया जाए तो इधर क्या बच जाएगा? धर्म, और मां पर क्या लग जाएगा? हलंत। मैं कहूं इधर क्या बच जाएगा, तो इधर बचेगा धर्म। अब एक बात तो हमें पता है, इसके अंत में आया आ और इसके प्रारंभ में आया आ आएगा। अगर मैंने यहां आ लगाया तो शब्द बना धर्म। अगर मैंने इसके अंत में बड़ा आ लगाया तो शब्द बना धर्मा, और इधर मैंने आ लगाया तो शब्द बना अधर्म, और बड़ा आ लगाया तो शब्द बना अधर्म। अब हमें पता हो संधि की शर्तें। संधि की शर्तों में हमने पढ़ रखा है, जो दूसरी शर्त थी उसमें पढ़ा हमने कम से कम
कम से कम दो शब्द हो और दोनों ही शब्द सार्थक तथा तत्सम होने चाहिए। तो इनमें से सार्थक शब्द और तत्सम शब्द कौन से हैं? तो इधर बचा धर्म और इधर है अधर्म। तो इसका सही विच्छेद होगा धर्म धन अधर्म, और अगर संधि की जाए तो जोड़कर बनेगा धर्मा धर्म। दूसरा उदाहरण लिख रखा है बधूत शब्द, और इस उदाहरण को समझें कि इसका विच्छेद कैसे किया जाए। तो वही बात, सर्वप्रथम हमें पहचान करनी है मात्रा की। तो इसमें मात्रा कौन सी है? बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा? कौन सी मात्रा का निर्माण हो रहा है? तो इस उदाहरण को हमने देखा तो हमें पता चला कि इस उदाहरण में बड़े ऊ की मात्रा का निर्माण हो रहा है, अर्थात हमें पता लग गया कि इसमें ऊ की मात्रा बनी है। अब ऊ की मात्रा बनी कब होगी? तो हमने नियम पढ़ रखा है, यदि ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आता है तो दोनों को जोड़कर बड़ा ऊ बन जाता है। जब यहां बड़ा ऊ बन रहा है तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ऊ या ऊ रहा होगा और अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी ऊ या ऊ रहा होगा। जब हमें इतना पता है तो यहां से जब मैंने ऊ की मात्रा को हटाया तो इधर शब्द क्या बच जाएगा? व, और ध पर लग जाएगा हलंत। अब मैं कहूं उधर क्या बच जाएगा? तो उधर बचेगा हलंत वाला त, स और व। अब एक बात तो हमें पहले ही पता है कि इसके अंत में ऊ या ऊ की मात्रा होगी और इसके प्रारंभ में भी ऊ या ऊ की मात्रा होगी। तो अगर मैं इधर ऊ की मात्रा लगाऊं तो वधु, और बड़े ऊ की मात्रा लगाऊं तो वधु, और इधर में छोटा ऊ लिखूं तो उत्सव और बड़ा ऊ लिखूं तो उत्सव। अब हम विच्छेद कैसे करें? वधु शुद्ध है या वधु शुद्ध है? तो यहां शुद्ध है वधु। ध्यान रखना, भानु और वधु दोनों शब्द प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो भानु पर छोटे ऊ की मात्रा और वधु पर बड़े ऊ की मात्रा। स्त्रीलिंग शब्दों में अधिकांशतः बड़ी मात्राएं होती हैं, दीर्घ मात्राएं होती हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा बेटी बड़ी, पत्नी बड़ी, सुता बड़ी, तो फिर भैया वधु छोटी क्यों? वधु भी बड़ी, तो वधु पर भी कौन सी मात्रा आएगी? बड़े ऊ की मात्रा आएगी। अधिकांशतः स्त्रीलिंग शब्दों पर दीर्घ मात्राएं होती हैं। तो अगर मैं कहूं वधुत्सव का शुद्ध विच्छेद क्या है? तो वधु धन उत्सव। इधर उत्सव और उत्सव में से देखें तो शुद्ध क्या है? उत्सव, और इसका विच्छेद होगा वधु धन उत्सव। आगे शब्द लिख रखा है कवीस। अगर इसका विच्छेद किया जाए तो कैसे करें? हमें कैसे पता चले कि इसका विच्छेद क्या होगा? तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसमें बन क्या रहा है। तो इसमें कौन सी मात्रा बन रही है? बड़ी ई की मात्रा। और नियम हमने पढ़ रखा है, बड़ी ई की मात्रा कब बनती है? जब ई या ई के बाद में ई या ई आ जाए तो दोनों को जोड़कर बड़ी ई बन जाती है। तो यहां बड़ी ई बनी है। तो एक बात हमें पता चल गई कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई या ई होगा और अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी ई या ई होगा। अब मैं कहूं यहां से अगर ई की मात्रा को निकाल लिया जाए तो इधर शब्द क्या बच जाएगा? क और व पर हलंत। और इधर से जब ई की मात्रा को निकाला है तो इधर क्या बच गया? स। अब इतना तो हमें पता ही है कि इसके पीछे ई या ई आएगी और इसके आगे ई या ई आएगी। अगर यहां मैं छोटी ई की मात्रा लगाऊं तो क वी, और बड़ी ई की मात्रा लगाऊं तो क वी। यहां मैं छोटी ई की मात्रा लगाऊं तो इस, और बड़ी ई की मात्रा लगाऊं तो इस। अगर इसका शुद्ध विच्छेद देखा जाए तो यहां शुद्ध शब्द होता है कवि और इधर शुद्ध शब्द होता है ईस, और इसका विच्छेद हो जाएगा कवि धन ईस। आशा करता हूं कि दीर्घ संधि का तुम्हें विच्छेद करना आ गया होगा। बाकी के सभी संधियों में बिल्कुल इसी तरीके से अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। स्वर संधि में अभी हमने दीर्घ संधि पढ़ी और उसके बाद में एक और संधि देखेंगे, यण संधि।
और यण संधि में यदि समझें कि इसका नियम क्या है, तो इसके नियम पर अभी चर्चा करने वाले हैं कि यण संधि क्या है। तो यण का मतलब होता है य, व, र और ल। ये माहेश्वरी सूत्रों से लिया गया है। यण का अर्थ होता है य, व, र और ल। लेकिन हिंदी में लिरी स्वर नहीं होने के कारण इसमें से ल को हटा दिया जाता है और यण संधि में समावेश होता है य, व और र का। अगर इसी में आगे बात की जाए कि यण संधि क्या है, तो ई या ई के बाद, उ या उ के बाद तथा री के बाद यदि असमान स्वर आए, यदि असमान स्वर आए तो ई या ई का य, उ या उ का व और री का र बन जाता है। यहां पर हमने नियम पढ़ा है ई या ई के बाद, उ या उ के बाद और री के बाद यदि असमान स्वर आए तो ई या ई का य, उ या उ का व और री का र बन जाता है। यहां केवल एक वर्ण का बनता है, दीर्घ संधि की तरह नहीं है। दीर्घ में तो हमने पढ़ा था अ या आ के बाद यदि अ या अ आएगा तो दोनों को जोड़कर बड़ा आ बन जाता है। तो कहने का मतलब है अगर मैं इस तरीके से एरो बनाऊं तो समझ जाओ एक वर्ण का बन रहा है, अगर एरो इस तरीके से लगाऊं तो समझ जाओ दो वर्णों को मिलाकर बन रहा है। तो ई या ई के बाद, उ या उ के बाद और री के बाद यदि असमान स्वर आए तो ई या ई का य, उ या उ का व और री का र बन जाता है। अगर बात की जाए उदाहरणों से तो इसके उदाहरणों से समझें। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, प्रति, धन, आगमन। तो संधि की परिभाषा वही जो कि हमने पढ़ रखी है उसको ध्यान में रखते हुए यदि देखा जाए कि इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, तो इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण है ई और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या है, तो अंतिम पद का प्रथम वर्ण है आ। और नियम हमने पढ़ रखा है यदि ई या ई के बाद असमान स्वर आए तो ई या ई का य बन जाता है। तो यहां असमान स्वर से आशय है ई या ई के बाद में ई या ई नहीं आए, तो ई या ई के बाद में असमान स्वर मिला में आ तो ई का बन जाएगा य, जैसा कि हमने नियम में पढ़ रखा है। मैं कहूं इधर क्या बच जाएगा, तो इधर बचा प्र और त पर लग जाएगा हलंत। मैं कहूं इसके बाद में क्या बच जाएगा, तो इसके बाद में बचेगा आगमन, क्योंकि यहां पर परिवर्तन केवल एक वर्ण में हुआ है। लेकिन मैं कहूं अब इसको जोड़कर क्या बने, तो प्र और त पर क्या है हलंत। क्या इसको कोई स्वर मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। जब स्वर नहीं मिलेगा तो इसको हलंत ही लिखा जाएगा प्र त, और यह हलंत वर्ण है और इसको आगे आ स्वर मिल रहा है तो यहां बन गया या और बाद में बचा गमन, तो जोड़कर शब्द बन जाएगा प्रत्यागमन। अगर बात की जाए इसी में और उदाहरणों की तो दूसरा उदाहरण लें। जैसे कि उदाहरण लिख रखा है मधु, धन, अरि। अगर देखा जाए कि इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, तो इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण है उ और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या है, तो अंतिम पद का प्रथम वर्ण है आ। और नियम में हमने पढ़ रखा है उ या उ के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो उ या उ का व बन जाता है। तो जैसा कह रहा है वैसा करो, उ का क्या बन जाएगा व और व पर क्या लगेगा हलंत। मैं कहूं इसके बाद में इधर क्या बचा, तो इधर बच गया म और ध पर लगेगा हलंत, क्योंकि उसमें से उ स्वर निकल चुका है। मैं कहूं बाद में इधर क्या बचा, तो इधर बचा अ री और जोड़कर क्या बन जाएगा म और ध हलंत है, व को स्वर मिल गया तो जोड़कर बन गया मध्वरी। अगर चर्चा की जाए और उदाहरणों पर तो इस उदाहरण को
बिल्कुल ढंग से समझना, क्योंकि री का उदाहरण भ्रांतियां उत्पन्न करता है और उसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। जैसे मैंने लिखा पितृ धन आज्ञा, उदाहरण लिख रखा है पितृधन आज्ञा, तो मैं कहूं इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, तो त पर री की मात्रा है, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण रहा री, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या है, तो अंतिम पद का प्रथम वर्ण है आ। यदि री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री का क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। तो जैसे ही मैंने री का र बनाया तो इधर क्या बच जाएगा, पी, और त पर हलंत, और मैं कहूं बाद में क्या बच जाएगा, तो आ गया। अब अगर इसे जोड़कर लिखा जाए तो इससे पहली वीडियो में, वर्णमाला के वीडियो में हमने पढ़ रखा है कि यदि त, र और अ को जोड़ा जाए तो जोड़कर बनता है त्र, लेकिन यहां हमें क्या दिखाई दे रहा है, त, र और आ, अगर आ दीर्घ है तो यहां भी बड़े आ की मात्रा आ जाएगी, और जोड़कर क्या बन जाएगा, यहां त्रा, और इधर क्या बचा पी, और इधर क्या बचा ज्ञा, तो जोड़कर बन गया पित्राज्ञा। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर एक और उदाहरण बताऊं तो एक और उदाहरण है मातृ धन आज्ञा। जैसे मैंने लिखा मातृधन आज्ञा, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, री, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या है, आ। यदि री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो री का क्या बन जाता है, र, तो री का बन गया र, और इधर क्या बचा मा, त, और इधर क्या बचा आज्ञा। अगर इस शब्द को जोड़कर लिखा जाए तो जोड़कर क्या बन जाएगा, मात्रा ज्ञा। जैसा कि हमने इससे पहले उदाहरण में पढ़ा, त, र और आ को मिलाकर क्या बन जाएगा, त्रा, तो जोड़कर क्या बन गया, मात्रा ज्ञा। अब ये तो हमने सीख लिया संधि करना। जो मुख्य बात है वह है कि विच्छेद कैसे किया जाए। यदि बालकों को परेशानी आती है तो वो आती है विच्छेद में। अब यहां से आगे परेशानी नहीं आएगी, तो देखो चुटकियों में हल करेंगे। इधर समझे, जैसे कि हमने उदाहरण लिया स्त्री उत्सव, उदाहरण लिया स्त्री उत्सव। अब यहां यदि हमें पहचान करें कि इसमें बन क्या रहा है, य, व या र, यदि तीनों वर्णों की पहचान की गई कि इसमें से बना क्या, य, व और र, तो अपना दिमाग जाता है कि इसमें बन क्या रहा है, य, और य पर क्या लग जाएगा, हलंत, क्योंकि हलंत वाला य बनता है। अब हमें तो यह चाहिए ये हलंत वाला, और इस उदाहरण में कैसे दे रखा है, इस उदाहरण में तो इस प्रकार से लिखा गया है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो इसमें अतिरिक्त है ऊ की मात्रा। तो जब ऊ की मात्रा अतिरिक्त है तो उस मात्रा को क्यों ना निकाल दिया जाए। तो यहां से हमने उसे निकाला, तो ऊ की मात्रा को निकाला, तो ऊ, और बाद में बचा त, स और व, तो शब्द बच गया पीछे उत्सव। अब मैं कहूं इससे पहले पहले क्या बच जाएगा, यह से पहले पहले उदाहरण में क्या बचा, तो यह से पहले पहले बचा स और त्र पर हलंत। अब इस त्र पर कौन सी मात्रा लगाई जाए कि यह का निर्माण हो जाए, तो हमने नियम पढ़ रखा है, ई या ई के बाद जब कोई असमान स्वर आता है तो ई या ई का यह बन जाता है। अगर मैं यहां छोटी ई की मात्रा लगाऊं तो शब्द बनेगा स्त्री, अगर बड़ी की मात्रा लगाऊं तो शब्द बनेगा स्त्री। अगर बात करूं शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहां शुद्ध शब्द है स्त्री, और इसका विच्छेद हो जाएगा स्त्री धन उत्सव। आया ना समझ में, तो इसका विच्छेद है स्त्री धन उत्सव। अगर इसमें और उदाहरण समझे तो देखो, जैसे मैंने उदाहरण लिखा
पितृपदेश। अगर उदाहरण इस तरीके से लिखा है पितृपदेश, तो यहां हमें पहचान करनी है कि इसमें बन क्या रहा है। तो य, व या र। अब इसमें न तो हमें य दिखाई दे रहा न व दिखाई दे रहा, क्या र दिखाई दे रहा है? तो र कैसे बनेगा? तो यहां देखो इस त्र में छिपा हुआ है र, क्योंकि त्र बनता है त, र और अ से मिलकर, लेकिन यहां त्र न देकर यहां दे रखा है त्रु, तो इस अ की जगह कौन सा स्वर होगा? उ स्वर होगा। जब यहां पर त, र और उ में तोड़ा जाए इसे, तो यहां मैंने इसे तोड़ा तो लिखा त, र और उ। और हमने पढ़ रखा है कि यण संधि में क्या बनता है? र बन रहा है। तो यहां जब र बना है तो मैं कहूं इससे पहले पहले क्या बच जाएगा? तो इधर बचा पी और शब्द बचा पित, और मैं कहूं इधर क्या बचा? तो इधर बचा उपदेश। ये शब्द तो निकल ही आया, पीछे क्या बचा? उपदेश। और बन क्या रहा है इसमें? र। जब इसमें र बन रहा है तो एक बात हमें पता है कि र कब बनता है? री के बाद जब कोई असमान स्वर आता है तो र बनता है। तो त पर कौन सी मात्रा आ जाएगी? री की मात्रा। तो विच्छेद हो गया पितृधन उपदेश। अगर इसी परिप्रेक्ष्य में और आगे बात की जाए और उदाहरणों की बात की जाए, तो एक उदाहरण और लिया मैंने, और उदाहरण लिखा मैंने जो कि बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ उदाहरण है। उदाहरण लिखा मैंने अति उत्तम। उदाहरण लिखा अति उत्तम। अब अगर हम इसमें पहचान करें कि य, व और र में से इसमें बन क्या रहा है, तो इसमें बन रहा है य। अब य हमें चाहिए हलंत वाला, लेकिन इसमें कैसे दे रखा है? इसमें तो ये वाला य दे रखा है, यू दे रखा है। तो इसमें अतिरिक्त क्या है? इसमें अतिरिक्त है ऊ की मात्रा। जब ऊ की मात्रा को निकाला जाए तो इधर बच जाएगा उत्तम, और मैं कहूं इससे पहले पहले क्या बच जाएगा? य से पहले पहले निकालूं तो अ और त पर हलंत, और बन क्या रहा है इसमें? य। जब य बन रहा है तो हमें ये नियम तो पता ही है, यदि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो य बनता है। तो यदि मैं यहां पूछ लूं कि जब यहां य का निर्माण हो रहा है तो यहां कौन सी मात्रा आएगी, तो अपने पास दो विकल्प हैं, चाहे तो ई की मात्रा चाहे बड़ी ई की मात्रा। अगर दोनों को लगाकर देखें, पहले लगाई ई की मात्रा तो अति, और बड़ी ई की मात्रा लगाऊं तो अति, जिसमें से कि शुद्ध होता है अति उपसर्ग है, और इधर शब्द बचा उत्तम। मैं बात करूं इसके विच्छेद की, तो इसका विच्छेद होगा अति धन उत्तम। आशा करता हूं मैंने तुम्हें संधियों में दीर्घ संधि और यण संधि पढ़ाई है। सोच रहे होंगे कि उदाहरण कम कराए। जब स्वर संधि पूरी हो जाएगी उसके बाद में मैं सभी संधियों के उदाहरण लूंगा, और उदाहरणों का एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा उदाहरण डालूंगा। बाकी यहां पर मैंने नियम की चर्चा की है, तो आशा करता हूं आपकी समझ में नियम आ गया होगा। यदि हमारे वीडियो तुम्हें अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है सुंदरम यूट्यूब क्लासेस।